हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और हम लोग द ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं। ये आपका दूसरा लेक्चर है और ह्यूमन आई से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आप लोग भाई साहब हमें कमेंट में कम से कम इतना तो बताते रहिए कि लेक्चर कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, थोड़ा बहुत हमें ज़रूर बताते रहिए, ताकि एक तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, जो हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। और दूसरी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कमी है, किसी तरीके की चीज़ें हैं, तो उसको भी आप इंडिकेट कीजिए। हम लोग अगले लेक्चर, अगले चैप्टर में उसको ज़रूर सुधारेंगे। ठीक है? तो शर्माने की बात नहीं है। अगर आप मेरी गलतियों को बताओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना? तो हम लोग पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें कर चुके थे। ठीक है ना? ये मैंने बताया था, ये पीपुल कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, क्यों होता है, ये सारी बातें हो गई थी एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ पीपुल के बारे में। अब आगे चलते हैं और ये आई लेंस के बारे में बात करते हैं। ये बीच वाला जो है, इसको आई लेंस या क्रिस्टलिन लेंस कहा जाता है। तो इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है ना? इसीलिए कैसा नेचर में होता है? कन्वर्जिंग होता है। मेड बाय जेली लाइक मटेरियल। ऐसा नहीं है कि ये ग्लास का बना होता है। ठीक है ना? वो तो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो ग्लास का लेंस होता है। ये जो होता है एक जेली टाइप, जैसे जेल होते हैं ना, उस तरीके के जेली टाइप मटेरियल का बना होता है। और इसका फोकल लेंथ जो है, ये चेंज होता रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता रहता है, यानी कि कभी इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। अभी हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन में इसकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना? और ये चेंज कैसे होता है? तो ये सिलियली मसल्स के द्वारा होता है। देखिए, ये ऊपर से ऊपर वाला देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये है आपका सिलियली मसल्स। ये क्या करता है ना, कभी रिलैक्स्ड होता है, कभी और कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैल जाता है। इस कारण से ये लेंस को भी जेल टाइप होता है, तो ये भी कभी पतला सा और लंबा हो जाएगा और कभी मोटा सा और छोटा हो जाएगा ये लेंस। अभी ये डिटेल में आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है? और ये आई लेंस हम लोग जानते हैं कि उल्टा बनाता है, रियल इमेज बनाता है रेटिना पे। यहां रेटिना पे क्या करेगा, ये उल्टा और रियल इमेज बना देगा, जो कि फिर फर्दर चला जाता है ऑप्टिकल सेंटर से कहां पे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ब्रेन में जाता है, प्रोसेस होता है और उसके बाद हम चीजों को देख पाते हैं। मुझे लगता है ये बातें तो सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैंने रेटिना के बारे में आप लोगों को बताया था कि रेटिना पे जो इमेज बनता है, यहां पे रेटिना के पास बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स होती हैं। ये दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती है रॉड टाइप सेल्स और दूसरी होती है कॉन टाइप सेल्स। मैंने बताया था कि रॉड टाइप सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट के लिए। जैसे इस बात को समझिए, मान के चलिए हम रात के अंधेरे में हैं, हल्की हल्की लाइट आ रही है, चाहे पड़ोस के कमरे से आ रही हो या बहुत मतलब कि थोड़ा सा उस टाइप का दिन हो जिसमें कि ज्यादा लाइट रहती है ना, रातों में भी उस तरीके का भी समय आता है ना, शायद पूर्णिमा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो उस समय हमें दिखती है चीजें, मतलब कि अगर अंधेरा भी हो जाए तो भी अगर हम आंखों को थोड़ा सा बड़ा करें तो चीजें हमें दिखती है। तो वो क्यों दिखती है? क्योंकि हमारे रेटिना में रॉड टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड टाइप सेल्स। ये क्या करते हैं, ये इंटेंसिटी, ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के पास ब्राइटनेस नहीं है तो ये सेल्स अंदर एक्टिवेट होके थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी कारण से हम लोग वी कैन सी थिंग्स टू सम एक्सटेंड, मतलब कुछ कुछ हद तक हम लोग चीजों को देख पाते हैं एक डार्क रूम में भी। अगर हम लोग एक डार्क रूम में हैं, अंधेरे में हैं, तब भी हम लोग कुछ हद तक चीजों को देख पाते हैं ड्यू टू द दिस सेल्स। अच्छा, जो ये नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं जैसे कि उल्लू, ऑल, ये रात को कितना अच्छा देखते हैं। आप लोग सभी जानते हो उल्लू जो होते हैं वो रात को देखते हैं।
इनमें रॉड टाइप के सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स। इसी कारण से ये देख पाते हैं। हमारे में भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, तो इसीलिए हम लोग रात को नहीं देख पाते हैं। तो जो भी एनिमल्स रात को ठीक तरीके से देख पाते हैं, यानी कि उनमें रॉड टाइप के सेल्स ज्यादा मौजूद हैं, तभी वो रात को देख पाते हैं, क्योंकि अंदर से ही वो ब्राइटनेस उनको मिल जाती है। भगवानी कुदरत का देन है ये कि वो अंधेरे में भी चीजों को देख लेते हैं। और कौन टाइप के सेल्स क्या करता है, तो ये रिस्पॉन्स होता है कलर ऑफ द लाइट के लिए। ठीक है, यानी कि हम किसी चीज का जैसे कलर देखते हैं, जैसे हमने देखा कि ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है, ये हम उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, मतलब डिस्टिंग्विश भी कर रहे हैं कलर को। तो कलर हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं और उसको देख पाते हैं वो इसी सेल के कारण। कई लोगों का कलर ब्लाइंड होता है, जैसे कि कई लोग बहुत अगर 3-4 कलर एक साथ हो तो वो नहीं देख पाते हैं, यानी कि उनमें ये कौन टाइप सेल्स की कमी है। उनमें क्या कमी है, ये कौन टाइप सेल्स की कमी है। और ये देखा जाए तो आई थिंक ठीक भी नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ पे जाके और कौन टाइप सेल्स आप खुद से तो बना नहीं सकते हो, ये भगवान का ही देन होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये भी जरूरी है कि कौन टाइप सेल्स भी हमारे पास हो। कई ऐसे जानवर होते हैं जिनमें ये कौन टाइप सेल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी कि वो हरे रंग, पीले रंग, काले रंग ये नहीं देख पाएंगे कि ये किस तरीके का रंग है। तो ये दोनों सेल्स के बारे में आपको जानकारी हो गई। अगर आए कि कौन सा सेल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मुझे लगता है अब आप बड़े आराम से चीजों को बता सकते हो। जरा 1 मिनट इस नोटिफिकेशन को बंद कर दिया जाए। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल नर्व्स की। ऑप्टिक नर्व्स क्या है, तो ये एक केबल के तरीके होता है जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, आंख कनेक्टिंग टू द आई विद द ब्रेन। ये ट्रांसमिट्स करता है विजुअल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि ये रेटिना पर क्या होता है कि यहाँ पे ये सेल्स जो कॉन टाइप सेल्स और रॉड टाइप सेल्स होते हैं एक्टिवेट होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जो कि इसी ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, वहां पे प्रोसेस होता है और फिर हम चीजों को देख पाते हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स का बस यही काम है कि ये रेटिना पर जो भी चीजें हो रही हैं उन वहां पे जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा उसको ले जाके ब्रेन तक पहुंचा दे। बात समझ में आई? तो बस ये एक केबल के तरीके काम करेगा। ओके, तो अगर यहां तक देखा जाए तो मैंने सारे टॉपिक पे बात कर लिया कि ये छोटे छोटे जितने भी टॉपिक हैं, क्रिस्टलिन लेस, एक्वस ह्यूमर, पीपुल, आइरिस कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ये सारे के सारे हमने बात कर लिया। ये विट्रस ह्यूमर जो होता है, ये यहाँ पे जो भी लिक्विड होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये आई थिंक अब इसके बारे में कुछ भी पूछा जाए, अब आप लोग बड़े आराम से चीजों को बता सकते हो। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब इसको ध्यान से जरा सुनते जाइए। अच्छा, हमारी आंखों में जो भी इमेज बनता है, हमारे रेटिना पे जो भी इमेज बनता है, हम चीजों को देख पाते हैं, ये ना तो परमानेंट बनता है और ना ही तुरंत खत्म होता है। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि जैसे मान के चलिए हमने किसी चीज को देखा, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, हमने इस ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से जैसे ही हम ध्यान हटा के और इस दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमें तुरंत अब हमारे आंख से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि 1/16 सेकेंड तक ये हमारे रेटिना पर एक ऑब्जेक्ट रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका इमेज 1/16 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 16 डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स, 1/16वां भाग, उतने सेकेंड के लिए वो ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी रेटिना पे रहता है और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता रहता है। क्या बात समझ में आई? तो यानी कि कोई भी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, जो कि रेटिना पे बनता है, इज नाइदर परमानेंट, ना ही वो परमानेंट होता है और ना ही तुरंत वो खत्म होता है। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सेन persists on the retina for 1/16 second even after the removal of object।
मान के चलिए ऑब्जेक्ट हम आपके सामने लाएं और तुरंत हटा दिए, लेकिन फिर भी वो हमें 1/16 सेकेंड तक दिखेगा, हमें वो हमारी रेटिना से इतनी जल्दी नहीं हटेगा। इसी दिस कंटिन्यूअस ऑफ सेंसेशन ऑफ आई फॉर सम टाइम इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसी को हम लोग परसिस्टेंट ऑफ विजन कहते हैं कि कुछ समय तक ये चीजें हमारी आंखों के सामने रहती है। और इसका बड़ा यूज है भाई। क्या यूज है? तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग सिनेमाग्राफी जो होता है ना, जो मोशन पिक्चर होता है प्रोजेक्शन में, इसका यूज करते हैं। जैसे क्या होता है मैं समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए एक फोटो है, इस फोटो को क्या करेंगे, इसी फोटो को फिर यहां लगा देंगे, इसी फोटो को यहां लगा देंगे, इसी फोटो को यहां लगा देंगे, और जब ये फोटो क्या करेंगे, आगे बनता जाएगा और पीछे वाला हटता जाएगा हटता जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये आदमी जो इस फोटो में था अब यहां चला आया। वास्तव में उस आदमी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा रहे हैं, उसकी फोटो को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये आदमी यहां से यहां चला आया। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर हमारे आंखों में 1/16 सेकेंड तक रहती है। तो हमें ये लगेगा अच्छा ये आगे गया, फिर ये आगे गया, फिर ये आगे गया, फिर ये आगे गया। तो इसी चीज का यूज किया जाता है सिनेमा हॉल में। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे सवाल अच्छे अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। देखिए एक नॉर्मल ह्यूमन आई, जो हम लोग नॉर्मल, अगर कोई आदमी है जिसको कोई तकलीफ नहीं है, नॉर्मल है, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो देख सकता है क्लियरली, मतलब कि बिल्कुल क्लियर और बिना किसी स्ट्रेन के, मतलब बिना अपनी आंखों पर किसी तरीके का ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए, और क्लियरली देख सकता है 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक। तो जो ये मिनिमम पॉइंट होता है ना 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट, और इंफिनिटी को कहते हैं हम लोग फार पॉइंट। यानी कि हम लोग नियर पॉइंट से फार पॉइंट देख पाएंगे 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक। यानी कि आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे कि ये पेन अगर, या कोई भी ऐसा लिखी हुई चीज मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये एनसीईआरटी का बुक है, देखिए ये अगर आपको इसको रीड करना है, अगर आपको इसको रीड करना है, तो अगर आप इसको बिल्कुल नजदीक लेकर आ जाओगे ऐसे, तो आप देखोगे कि पढ़ने में आपको ज्यादा स्ट्रेस लगता है। मतलब कि थोड़ा सा आपकी आंखें जो है सो ऐसे आप करके पढ़ोगे, थोड़ा कंफर्टेबल होकर नहीं पढ़ पाओगे। और वहीं इसको एक फिक्स दूरी पर जब लेकर चले जाओगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आप उस चीज को काफी अच्छे से पढ़ पाओगे। यानी कि 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट होता है, जहां से हम चीजों को आसानी से देखना, हमारी आंखें आसानी से देख पाती है। और वो कहां तक चला जाता है? इंफिनिटी तक। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सूरज और ये तारे इतनी दूर हैं, फिर भी हम लोग देख पाते हैं। तो यानी कि देख तो हम लोग इंफिनिटी तक सकते हैं, लेकिन नजदीकी कहां तक? 25 सेंटीमीटर तक। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी तक चीजों को लेकर आएंगे तो हम देख तो पाएंगे, लेकिन हमारी आंखों पर थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना, स्ट्रेन आएगा, हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी देखने में। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई चीज से लेकर और इंफिनिटी तक रखी हुई चीज को आसानी से देख पाते हैं। यानी कि हमारा ये जो आंख है, इसकी जो फोकल लेंथ है, जो इसके अंदर लेंस लगा है, वो कुछ ना कुछ तो इधर उधर जरूर होता होगा। मतलब कभी हो सकता है वो फोकल लेंथ बड़ा होता हो, कभी छोटा होता हो, क्योंकि दूर पे रखी चीज से लाइट रेज हम जानते हैं कि पैरेलल आती है। तो जब वो रेज पैरेलल आती है तो हमें उसको देखने के लिए हमारी आंख की जो लेंस है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना होगा, और नजदीक की चीज को देखने के लिए हमारी आंख को, लेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना होगा। बात समझ में आ रही है? अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा। 10 मिनट का मुझे समय दीजिए, 10 मिनट में यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारी आंख की एबिलिटी होती है, ये हमारी आंख की ताकत होती है, ये भगवान द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स और साथ ही साथ नजदीक रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को
रेटिना पे फोकस कर दे, मतलब रेटिना पर ले जाकर गिरा दे और एक अच्छा इमेज रेटिना पर गिराएगा तब इमेज बन जाएगा अच्छे से, और फोकल लेंथ में चेंज करके, इसी चीज को हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। इसी चीज को हम लोग एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं कि उसने फोकल लेंथ, जो हमारा लेंस है, लेंस के फोकल लेंथ को कभी घटा के कभी बढ़ा के हमें दूर की चीजें भी आसानी से दिखा रहा है और नजदीक की चीजें भी आसानी से दिखा रहा है हमारी आंखें। इसी चीज को हम लोग, इसी आंख की क्षमता को हम लोग एक नाम देते हैं कि हमारी आंख की क्षमता को नाम देते हैं एकोमोडेशन, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी हमारी आंख में इतनी पावर है कि हम लोग दूर की चीज भी देख पाते हैं और नजदीक की चीज भी देख पाते हैं। अब थोड़ा सा इसको अलग अलग करके बात करते हैं, एक बार दूर की चीज और एक बार नजदीक की चीज। ठीक है, देखिए ये आप लोगों के लिए मैंने बेहतरीन एक फोटो भी लाया है। अब यहां पर आप लोग देखिए, ओके, देखिए ऊपर फर्स्ट लाइन से आप पढ़ना शुरू कीजिए। When the eye is looking at a distant object, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इंफिनिटी पे रखा है, जैसे यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो वहां से रेज हम लोग ऐसा मानते हैं कि पैरेलल आएगी। तो रेज ये देखिए पैरेलल आई, ये रेज जो है सो पैरेलल आई और ये पैरेलल आकर हमारी आंखों पे गिरी। तो कोई भी रेज पैरेलल जब आती है तो उसको क्या करेगा, वो फोकस पे कन्वर्ट करेगा। तो हमारी जो आंख है ना, जो हमारी लेंस है, वो इस तरीके से अब स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी सिलियरली मसल्स के द्वारा कि वो इस तरीके से बन जाएगी कि ये जो रेज है यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना पे जाकर गिरे। मतलब कि वो अपना फोकल लेंथ इस तरीके से एडजस्ट कर लेगी कि उसका इसका फोकस जो है यहां पे आ जाए, इसका फोकस जो है वो रेटिना पे आ जाए, तभी तो पैरेलल रेज कन्वर्ज होकर रेटिना पर गिरती है। अरे भाई साहब, पैरेलल रेज जितनी भी आती है वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे गिरती है। तो ये जो हमारा भगवान के द्वारा दिया हुआ लेंस है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी कि जब दूर से आती हुई रेज इससे रिफ्रैक्ट हो तो वो रेटिना पर आकर गिरे। मतलब कि ये लेंस अपना फोकस रेटिना पर कर लेगी खुद ब खुद। और ये कैसे करेगी, तो सिलियरली मसल्स को रिलैक्स्ड करेगी और लेंस जो होगा वो पतला हो जाएगा, लेंस जो होगा वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। आप देख रहे हो यहां पे लेंस जो है सो थोड़ा सा पतला हो गया है, और जब लेंस पतला हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इस तरीके से हम दूर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। अगर मान के चलिए लेंस आपका ये पतला हो जाएगा तो इसका फोकस लेंथ बढ़ जाता है ना, मैंने बताया था ना, इस तरीके से। ये क्योंकि पतला है तो इसका ज्यादा एरिया कवर करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, फोकस जो है यहां होगा, दूरी पर होगी थोड़ी सी। और वहीं अगर मोटा लेंस होता, मोटा लेंस, तो यानी कि ये तो बस इतना ही दूर में खत्म हो जाता। ठीक है, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर कहीं इसका फोकस। तो अब लगता है मुझे ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि दूर पर रखी हुई चीज अगर होगी तो लेंस अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि उसका फोकस रेटिना पर आ जाए, ताकि इमेज जो है वो रेटिना पे आसानी से बन जाए। और मान के चलिए ऑब्जेक्ट हमारा नजदीक है, जैसे कि ये नियर बी ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या होगा, तो जो नजदीक ऑब्जेक्ट्स होंगे उससे लाइट तो पैरेलल आएगी नहीं, इस तरीके से आएगी, डाइवर्जिंग रेज आएगी। तो डाइवर्जिंग रेंज आएगी तो ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, हमारा जो लेंस है, हमारे आंखों का लेंस है, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और क्या करेगा कि फोकस को अब ये थोड़ा सा नजदीक कर लेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस को नजदीक कर लेगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो ये क्या करेगा, फोकस को नजदीक कर लेगा। तो इससे क्या होगा, यहां पे ज्यादा डाइवर्जिंग रेंज है ना, ज्यादा डाइवर्जिंग रेंज है, और फोकस को हमने कम कर लिया, तो ये क्या करेगा, नजदीक में लाकर इसको कन्वर्ज कर देगा, यानी कि रेटिना पर लाकर कन्वर्ज कर देगा। तो हमारे अंदर ही आंख इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है कि उसका जो इमेज है वो रेटिना पर ही जाकर बने। अगर आप दूर की चीजों देखोगे तो हमारी आंखें उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी कि फोकस रेटिना पर बने, यानी इमेज रेटिना पर बने।
अगर आप नजदीक की चीजों को देखोगे तो हमारी आंखें जो है सो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी कि इमेज जो है वो रेटिना पर जाकर बने। इसीलिए हम दूर की चीजों को देखते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसे आंख करके देखते हैं ना, ओ कहाँ है, अच्छा वो, अच्छा पूर्णिमा आ रही है, हाँ हाँ। और नजदीक की चीजें देखना हो तो हम नॉर्मल देखते हैं, बिल्कुल। ओके, डोंट थिंक कि मैंने पूर्णिमा का नाम ही क्यों लिया, ऐसे ही दिमाग में आ गया, ठीक है, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, ऐसे ही दिमाग में आ गया। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी पावर ऑफ एकोमोडेशन की। तो देखिए भाई साहब, अब यहाँ पे कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो मैं वो दो चीजें आप लोग करा दूं कि मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई फॉर ए नॉर्मल पर्सन, मैक्सिमम कब होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि मैक्सिमम पावर कब लगेगा, जब हम नजदीक की चीजों को देखेंगे। और नजदीक की चीजें आसानी से हम कब तक देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर। तो P जो होगा, P ये 1/f होता है मीटर में, या 100/f सेंटीमीटर में। तो देखिए ऊपर तरफ 100 और यहां पर f अब कितना है, मतलब हम लोग अब जो अपना मान रहे हैं कि नियरेस्ट पॉइंट जो है वो 25 ही तो मान रहे हैं, यानी कि 25, यानी कि P की वैल्यू आ गई 4 डाइपोरे। यानी कि जो मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन होगा एक नॉर्मल पीपुल के लिए वो 4 डायोटे होगा, और मिनिमम 0 तक जा सकता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अब यहां पर मैक्सिमम हम कहां तक देख सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन कितना हो जाएगा, 100/इंफिनिटी। तो 100/इंफिनिटी कितना हो जाएगा, लगभग टेंडिंग टू 0, यानी कि ये 0 के बराबर ही तो चला जाएगा। अरे नीचे बहुत बड़ी वैल्यू है, ऊपर मात्र 100 है, तो ये 0.0000000000001 के आसपास जाएगा, तो वो है तो 0 ही। तो यानी कि पावर जो होगा, अगर कोई पूछेगा कि पावर का एक नॉर्मल पीपुल का पावर ऑफ एकोमोडेशन का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो आप कहोगे 0 से लेकर 4 तक, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं, थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे, एक चीज और समझाना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए P इक्वल टू 1/f होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। अगर यहां पर पतला लेंस बन रहा है, आई लेंस इज थिन, पतला लेंस बन रहा है, यानी कि फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा, यानी कि f की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो जब फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहीं अभी मैंने बताया। ठीक वैसे ही यहां पे क्या है, फोकस नजदीक आ गया है, फोकस नजदीक आ गया है, तो P इक्वल टू 1/f होता है। तो यानी कि फोकस नजदीक आ गया है, f की वैल्यू घट गई है, क्योंकि लेंस जो है अब थिक हो गया है। तो यानी कि जब f की वैल्यू घट जाएगी तो पावर ऑफ एकोमोडेशन बढ़ जाएगा, यानी कि पावर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी समझने लायक है, अगर आपको इस स्टेज पर नहीं समझ में आ रही है तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, 12th क्लास में और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये आपका टॉपिक भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग बात कर लेते हैं, डेट इज द कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है ना कि ये जो हमारा लेंस होता है ना, जब लोग बुढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बुजुर्ग लोगों में ये जो लेंस है ना, ये जो आंखों की लेंस है, ये मिल्की होने लगता है, क्लाउडी होने लगता है। आप लोग देखिएगा कभी कि जो लोग थोड़े से बूढ़े होते हैं ना, बुजुर्ग हो जाते हैं, काफी दिन के हो गए हैं, उनकी आंखों के सामने ये जो हमारा काला काला है ना, देखिएगा उनका उजला उजला हो जाता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है। इसी चीज को हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। और इस व्हाइटनेस के कारण क्या होता है ना कि उन लोगों की देखने की क्षमता कम होने लगती है, या तो आधी अधूरी हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसी मिल्की और क्लाउडी के कारण, हालांकि इसका सर्जरी के द्वारा हम फिर से रिकवर भी कर सकते हैं, सर्जरी कराई जाती है और रिकवर किया जा सकता है। लेकिन आप लोग कभी देखिएगा किसी बुजुर्ग के आंखों में, जिन जो ये कहते हो कि अब हमें ज्यादा अच्छे से दिखता नहीं है, तो उनका देखिएगा उनकी आंखों के सामने ये जो सामने की पुतली होती है ना, काला काला, ये उनका थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट हो गया होगा। क्या बात समझ में आ रही है,
तो आज का लेक्चर हम लोग बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उसके कोरोजन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि उसको कैसे ठीक करते हैं। छोटे छोटे लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो देखने में। छोटा छोटा लेक्चर रहेगा 20-25 मिनट आधे घंटे का, तो आप लोग आसानी से देखोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 तरीके के जो डिफेक्ट्स होते हैं और उन डिफेक्ट्स को कैसे करेक्ट कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मौज कीजिए और नोट्स बनाते रहिए और कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए बाय, जय हिंद।